सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन के 11th और 12th के चैनल पे। सबसे पहली बात तो बच्चों, यहाँ पे आपको टीचर्स दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। दिल यूज होता है भावनाएं व्यक्त करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, और दिमाग तो पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ती ही है। अब फाइनली जो बच्चे कमेंट सेक्शन पे गालियां लिख रहे थे या बुरा भला कह रहे थे, वो शायद अब चुप हो जाएंगे, क्योंकि हम फाइनली बच्चों 11 जो है यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। कल से आपकी बायोलॉजी की क्लास शुरू हो चुकी है और आज से हम लोग बच्चों फिजिक्स 11th शुरू कर रहे हैं। अब फिजिक्स 11th शुरू, पहली बात तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि 11th क्लास ना एक ऐसी क्लास होती है जो फिजिक्स की फील आपको देती है। मतलब ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 10th क्लास में हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी या 9th क्लास में हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन ये एक फील, मतलब एक भावनाओं में बहने वाले एक क्लास होती है। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग 9th और 10th में होते हैं तो हम फिजिक्स को साइंस के अंडर पढ़ते हैं, लेकिन अब फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट बन चुका है और इसको उसी प्रकार से इज्जत दी जाती है। चीजों के अंदर घुसा जाता है, डेप्थ में कंसेप्ट को पढ़ा जाता है। ये जरूरी है, जो कि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा जब हम आज ये चैप्टर शुरू करेंगे। ऑल दो फिजिक्स की जो मेन फील आएगी आपको, वो आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से शुरू होगी, यानी कि 3rd चैप्टर से। अब आपने इस चैप्टर की अगर हेडिंग पढ़ी हो तो आपको एक शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि सर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्यों, पहला चैप्टर तो फिजिकल वर्ल्ड है। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं। पहली बात, जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है वो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में हटवा दिया जाता है, कटवा दिया जाता है, क्योंकि वो चैप्टर में पढ़ाई लायक सिर्फ एक या दो चीजें, वो भी आप इग्नोर कर सकते हो। अगेन ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल वर्ल्ड करवाने नहीं वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड हम लोग एक ही दिन में लाइव जाके करवा देंगे, मैं आपको उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर हटा दिया जाता है, इसीलिए हम फिजिकल वर्ल्ड से शुरू नहीं करते। और सेकेंडली, फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीटली थियोरेटिकल बेस्ड टॉपिक है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने हमें क्या दिया, न्यूटन जी ने क्या दिया, फिजिक्स के फ्यूचर में स्कोप क्या है, फिजिक्स को पढ़ने के क्या स्टेप्स होते हैं, और फंडामेंटल फोर्सेज एंड ऑल। फिजिक्स केमिस्ट्री से कैसे जुड़ी हुई है, फिजिक्स बायोलॉजी से कैसे जुड़ी हुई है, मैथ्स से कैसे जुड़ी हुई है, बेसिक बातें, यानी फिजिक्स की ताकत का अंदाजा लगवाया जाता है फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन उसको शुरुआत के लिए नहीं करता हूं मैं, क्योंकि ना एक फील नहीं आती। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस तारीफ ही किए जा रहा हूं फिजिक्स की, हमको कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा है, ठीक है ना। इसलिए वो हम चैप्टर करते हैं, लेकिन अभी नहीं। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं 2nd चैप्टर से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है फिजिक्स का, तो यहाँ पे थोड़ी सी वाइब आ जाए फिजिक्स की। तो फिजिक्स की बच्चों बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं फिजिक्स की, जिसमें सबसे पहली जो ब्रांच आती है, या हम कह दें जो हमारी फिजिक्स है, उसको हम 3 बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली फिजिक्स आती है हमारी क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हम आज तक पढ़ते आए हैं ना, आप आज तक जितने भी फिजिक्स पढ़ते आए उसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के बारे में पढ़ाई करते हैं। और हमारी पूरी की पूरी आप कह सकते हो लगभग 11th क्लास सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स है। फिर आती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, जो कि आपने आज तक नहीं की है। मतलब सेमीकंडक्टर को शायद आप थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन आपने इनकी फिजिक्स आज तक नहीं पढ़ी है। इनकी फिजिक्स हमें पढ़नी है 12th क्लास में, चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। मतलब 11th में भी मॉडर्न फिजिक्स आपको नहीं पढ़नी है। और फिर आती है हमारे पास क्वांटम फिजिक्स, अच्छों का पानी निकाल देती है बच्चों, ये मतलब पसीना निकाल देती है। क्वांटम फिजिक्स पानी नहीं निकालती, मतलब पसीना निकाल देती है। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसे फिजिक्स होती है जहां पे हम माइक्रोस्कोपिक चीजों की बात करते हैं। मतलब आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की आज तक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, लेकिन इनकी फिजिक्स को पढ़ना, इसे क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। अब इनके फर्दर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, खासकर क्लासिकल फिजिक्स के बहुत डिविजन्स हैं। मैकेनिक्स है, डायनेमिक्स है, काइनेमेटिक्स है, ऑप्टिक्स है, और बहुत सारे डिविजन्स फर्दर आते हैं। लेकिन जो हमारा पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो चैप्टर है ये इनमें से किसी के अंडर नहीं आता, ये एक बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर बोले तो यहाँ पे हम चीजों को नापना, तोलना, आप देख सकते हो बड़ा सा इंची टेप यहाँ पे लगा रखा है, घड़ी लगा रखी है, तराजू लगा रखा है, एमीटर लगा रखा है। तो ये चीजें हमारे घर में, या थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे थर्मोमीटर दिख रहा हो, तो ये हमारे लिए चीजें नापने में हेल्प करता है। तो बेसिक बातें यहाँ पे चैप्टर में होने वाली हैं। आप ऐसा कह सकते हो ये एक बेसिक चैप्टर है। मतलब यहाँ पे आप कुछ चीजें सीखोगे जो आपको आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगे, है ना। ये फिजिक्स के कोई डिवीजन में आप कह सकते हो नहीं आता है, बेसिक फिजिक्स है। चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय
अ यूनिट। यूनिट से हम आपको क्या समझ में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट्स? उससे पहले आपको एक वर्ड सीखना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी। उससे पहले एक वर्ड आएगा और वो वर्ड है बच्चों क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी कोई भी चीज जिसको नापा जा सकता है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी कोई भी चीज जिसको नापा जा सकता है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या हम टाइम को नाप सकते हैं बच्चों? क्यों नहीं नाप सकते, घड़ी किस लिए बनी हुई है। क्या हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं बच्चों? क्यों नहीं नाप सकते, थर्मोमीटर क्यों बनाया हमने। क्या हम लोग करंट को नाप सकते हैं? क्यों नहीं नाप सकते, एम्पियर में, या हमारे पास एमीटर होता है जिसको एम्पियर मीटर भी बोलते हैं बच्चों। क्या हम किसी के मास को नाप सकते हैं? क्यों नहीं नाप सकते भाई, तराजू क्यों बनाया। ऐसे ही हम जिस भी चीज को नाप सकते हैं उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी। लेकिन बच्चों क्या प्यार को नापा जा सकता है? क्या हम प्यार को नाप सकते हैं? बोलो भाई जल्दी बताओ, क्या प्यार को नापा जा सकता है? आंसर है नहीं नापा जा सकता। जैसे बच्चों से पूछो कि यार तू इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, तो वो कहता है मैं उससे करता हूं। उससे मतलब कि मैं अपने पापा से करता हूं, अपनी मम्मी से करता हूं, अपनी बुआ से। बुआ से कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है? करता है क्या? चांसेस कम है। पापा से करता हूं, मम्मी से करता हूं, बहन से करता हूं, दीदी से करता हूं, चाची से करता हूं, जिससे भी करता हूं। वो आपने कैसे बोला? मान लो आपने बोला कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने पापा से करता हूं, वो कैसे बोला आपने कंपेयर किया, आपने नापा नहीं कुछ, आपने सोचा मेरी दुनिया में कौन कौन है, अच्छा तो सबसे ज्यादा प्यार तो मैं जितने भी दुनिया में मेरे लोग हैं पापा से करता हूं। हो सकता है कल को आपका आंसर बदल जाए समझ रहे हो, कोई बात नहीं, हो सकता है कल को आपका आंसर बदल जाए, लेकिन प्यार को नाप नहीं सकते हैं, कोई क्वांटिटी नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप फोटो डालते हो और ऐसे लिख देते हो स्वाइप करो आपको फोटो कितनी प्यारी लगी, और लौंडे भैया खटाक से पूरा स्वाइप कर देते हैं उनकी फोटोज पे, आप समझ जाओ। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि वो बस एक इमेजिनरी चीज है, वहां पे भी नाप नहीं रहे, वो बस भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि यार ठीक है। बट प्यार को, नफरत को, यानी फीलिंग्स को, इनको नापा नहीं जा सकता। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये क्वांटिटीज नहीं होते हैं, है ना बच्चों, ये क्वांटिटीज नहीं होते हैं। क्वांटिटीज वो होते हैं जिनको नाप सकते हैं। अब क्वांटिटीज को नापने के लिए हमने कुछ चीजें बनाई हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं बच्चों यूनिट्स। क्वांटिटीज को नापने के लिए कुछ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ सिंबल्स जो हमारी हेल्प करते हैं क्वांटिटी को नापने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं यूनिट्स। अब जैसे कि मान लो आपको लेंथ नापनी है, तो लेंथ को नापने के लिए हम लोग मीटर भी यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं, किलोमीटर भी यूज कर सकते हैं, पिकोमीटर भी यूज कर सकते हैं, माइक्रोमीटर भी यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर भी यूज कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम, ऐसे करके बच्चों बहुत सारी यूनिट्स हैं। नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, डेसीमीटर, डेकामीटर, बहुत सारी यूनिट्स हैं एक ही चीज को नापने के लिए। वो अलग बात है कि उनमें से एक होती है एसआई यूनिट जो पूरे ब्रह्मांड में चलती है, वो बात की बात है। लेकिन एक ही चीज को नापने के लिए अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं। यूनिट्स क्या होती हैं? किसी भी चीज को नापने में, यानी क्वांटिटी को नापने में जो हेल्प करे। अब एक ही चीज की अलग अलग यूनिट क्यों होती है? फॉर कन्वीनियंस। जैसे कि मान लो आपको बड़ी लंबाई नापनी है तो किलोमीटर में भी नाप सकते हो, बट ये बदतमीजी कहलाई जाएगी। आपसे मैं पूछूं मेरी हाइट कितनी है, आप किलोमीटर में बोल रहे हो कि आपकी हाइट 0.001 तो वो अजीब सा लग रहा है। तो अगर आपको मेरी हाइट नापनी है तो आप किस में इस्तेमाल करोगे? शायद आप फीट ले लोगे, शायद आप मीटर ले लोगे, या शायद आप सेंटीमीटर ले लोगे। सेंटीमीटर और फीट बहुत अच्छा है। अगेन किलोमीटर या माइक्रोमीटर मेरी हाइट नापोगे, मजाक कर रहे हो क्या? बैक्टीरिया का साइज नापा जाता है माइक्रोमीटर में। तो कहने का मतलब यह है कि चलो अगर आपको लेंथ से समझ में नहीं आए तो टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो अगर आपको 1 घंटे के लिए बाहर जाना है तो आपकी मम्मी पूछे कि बेटा तू कितनी देर में आएगा, आपने कहा मम्मी मैं 1 घंटे में आऊंगा। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि मम्मी मैं 3600 सेकेंड में आऊंगा, है ना। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि मम्मी मैं 1/24 डेज में आऊंगा। 1/24 डेज का मतलब 1 घंटा ही होता है। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि मैं 1/24 इंटू में 365 ईयर्स में वापस आऊंगा। ये भी 1 आवर ही होता है। अब आप देखो, आपकी मम्मी ने पूछा बेटा तू कितनी देर में आएगा, आपने कहा 1/24 इंटू में 365 ईयर्स में आऊंगा, इतने सालों में आऊंगा, मतलब 1 घंटा ही है। लेकिन क्या ही समझ में आएगा तो कहने का मतलब ये है कि टाइम को आवर में भी नाप सकते हैं, डेज में भी नाप सकते हैं, सेकेंड में भी नाप सकते हैं, लेकिन वो कौन सी यूनिट में नापना है वो डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार तू कितने, तेरी एज क्या है, तो आप डेज में बोलोगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा, वहां पे ईयर्स सही रहेगा।
चाहो तो आप अपनी उम्र सेकंड्स में भी बता सकते हो, बट आपको पता है वो कितना बड़ा आंसर आएगा। तो एक ही क्वांटिटी को नापने के लिए हमने अलग अलग यूनिट्स बना रखी हैं, और उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि हमारे लिए आसानी हो जाती है कई बार, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मास की बात कर लेते हैं। अगर आपको गोल्ड नापना है, गोल्ड, तो ग्राम सही रहेगा, किलोग्राम बहुत रेयर चांस है, खासकर हम लोगों के लिए, आपके लिए जो बड़े बड़े लेवल पे गोल्ड की वो कर रहे हैं लेना देना, तो वो किलो में भी नाप सकते हैं, बट हम लोग, आप लोग ग्राम में नापते हैं। 10 ग्राम इज अप्रोक्सीमेटली 1 तोला, ऐसे बोलते हैं हमारे इंडिया में। लेकिन अगर किसी इंसान का मास निकालना है तो आप केजी में निकालना चाहोगे, है ना। आप आलू लेने जा रहे हो तो केजी में लोगे, लेकिन मुझे लगता है अगर आप धनिया लेने जा रहे हो तो आप ग्राम में लोगे, 100 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दो, ऐसे करके। मसाले लेने जा रहे हो तो आप ग्राम में लोगे, लेकिन चावल लेने जा रहे हो तो किलो में लोगे, है ना। आप कोई ट्रक का वजन नाप रहे हो तो टन में नापोगे। तो कहने का अल्टीमेटली मतलब यही है कि मास की भी अलग अलग यूनिट्स हैं। अब वो कौन सी यूनिट कब लगानी है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हम क्या नाप रहे हैं, है ना। ठीक है, कुल मिला के अगर बात करें तो जो यूनिट्स होती हैं या क्वांटिटीज होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है फंडामेंटल और एक होता है डिराइव्ड। एक होता है फंडामेंटल और एक होता है डिराइव्ड। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिराइव नहीं किया जा सकता, इन्हें एज्यूम किया गया है या इनके पीछे कोई और कहानी है लेकिन इन्हें डिराइव नहीं किया गया है, इनके पीछे कोई कहानी है। मतलब मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मीटर इतना ही क्यों होता है, तो इसके पीछे कोई कहानी है और आपको सही समय आने पे वो कहानी जाननी भी है, अभी नहीं। लेकिन मीटर जो है, जो कि लेंथ की यूनिट है, वो एक कौन सी यूनिट है? तो आंसर है वो एक फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन सेंटीमीटर क्या है? डिराइव्ड है। सेंटीमीटर कैसे आया? हमने कहा 1 मीटर के 100 टुकड़े कर दो तो जो आएगा वो सेंटीमीटर आएगा। ऐसे हमने बोला यार मास है, मास की किलोग्राम एक एज्यूम्ड यानी कि फंडामेंटल यूनिट है, इसके पीछे कोई कहानी है। लेकिन अगर हम बोलें ग्राम तो वो क्या है? केजी से ही आया है। हमने कहा 1000 टुकड़े कर दो तो ग्राम आ जाएगा। तो बाकी जो भी क्वांटिटीज होती हैं जो इनसे बनती हैं उन्हें डिराइव्ड बोलते हैं। लेकिन ये 7 क्वांटिटीज हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यानी इन्हें डिराइव नहीं किया जा सकता, ये एज्यूम्ड है या इनके पीछे कोई कहानी है। अब ये 7 कौन कौन सी हैं? जैसे कि पहली आ रही है मास। आप सब जानते हैं मास की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? मास की एस यूनिट होती है किलोग्राम, और किलोग्राम को हम किस में नापते हैं? मतलब क्या सिंबल होता है इसका? केजी। ऐसे टाइम के लिए वी यूज सेकेंड्स, करंट के लिए वी यूज एम्पियर विच इज आई, एंड सिंबल ऑफ यूनिट तो आई थोड़ी होता है, ए होता है। सॉरी भाई, ये ठीक कर लेना, सिंबल ऑफ यूनिट इज ए नॉट आई। यस, लेंथ के लिए वी यूज मीटर एम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए वी यूज मोल विच इज MOL, एंड शायद आपके लिए नया हो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है रोशनी की ताकत नापना। अगर मुझे ये नापना है, जो आखिर शायद आपने देखो, आपने अपने लाइफ में मास, टाइम, करंट, लेंथ ये सब तो यूज किया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी 9th में मोल में यूज किया है, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है रोशनी। रोशनी की ताकत निकालनी हो तो वे यूज कैंडेला, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं कैंडेला में विच इज C बड़ा D छोटा, एंड टेम्परेचर को नापते हैं आप सबको पता है केल्विन में विच इज K। तो ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मतलब इनके पीछे हमारे पास कारण नहीं है, इन्हें एज्यूम किया गया है, कोई कहानी है। यार इसको समझो कि पेन को पेन क्यों बोलते हैं? हमें नहीं पता, कोई तो कहानी होगी। लेकिन स्केच पेन को स्केच पेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा पेन होता है जिससे स्केचिंग की जा सकती है। अच्छा, मान लो वॉल को वॉल क्यों बोलते हैं? कोई कहानी होगी। फैन को फैन क्यों बोलते हैं? कहानी होगी। लेकिन वॉल फैन को वॉल फैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा फैन होता है जो वॉल पे लग जाता है। क्या गहरी बातें बता रहा हूं आपको यार। कहने का मतलब ये होता है कि कई चीजों का नाम किसी कारण से होता है और हमें समझ में आ जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट को लाइट क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे कोई कहानी होगी, बिकॉज पता नहीं। लेकिन ट्यूब लाइट को ट्यूब लाइट इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो ट्यूब शेप की होती है और वो लाइट देती है, तो नाम पड़ गया ट्यूब लाइट। समझ गए आप ना? कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब मैं आपको बोलूं चेयर को चेयर क्यों बोलते हैं, तो कोई कहानी होगी, कोई कारण होगा। अब हर चीज की कहानी जानना इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं बोलूं इजी चेयर को इजी चेयर क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक ऐसी चेयर है जिसमें आप इजी होके बैठ सकते हो। तो ऐसे ही ये वो क्वांटिटीज हैं जिनका कारण हमारे पास नहीं है, कोई कहानी हो सकती है, किस्सा हो सकता है,
किसी के पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन ये एज्यूम्ड है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास इस दुनिया में है, जितनी भी का मतलब है जितनी भी, वो सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड हैं, उनको डिराइव किया गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फोर्स। अब फोर्स जो होता है आपको शायद 9th क्लास से याद हो, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब मास को नापते हैं केजी में, और शायद आपको याद हो एक्सेलरेशन को नापा जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इन केस याद हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, 9th क्लास में पढ़ा था। अब आप मुझे बताओ, जो फोर्स जिसको हम न्यूटन बोलते आए हैं वो एक्चुअली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। अब फोर्स जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि देखो आप फोर्स में केजी मीटर और सेकंड आ रहा है, और यहां पे भी हमारे पास केजी मीटर और सेकंड है, यानी फोर्स को हम इन 7 क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि प्रेशर है, आई होप आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता हो। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अब फोर्स के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ऊपर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केजी मीटर -1 सेकेंड -2। अब अगर आप इस यूनिट को देखें तो क्या प्रेशर, जिसको हम आज तक पास्कल बोलते आए थे, क्या वो एक्चुअली इन 7 क्वांटिटीज से मिलकर बना हुआ है? आंसर है यस। देखो केजी मीटर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड, इन 7 में आते हैं, यानी प्रेशर भी एक कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं स्पीड, तो शायद आपको पता हो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में नापते हैं, तो क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। तो क्या स्पीड भी आप ऐसा कह सकते हो कि वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, बिकॉज स्पीड को भी इन 7 के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूं, लेट्स से चार्ज, जिसको शायद आपको पता हो कूलम में नापते हैं। चार्ज होता है हमारे पास करंट इनटू में टाइम, है ना, 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अब चार्ज अगर करंट इनटू में टाइम होता है, तो करंट के लिए वी यूज एम्पियर एंड टाइम के लिए वी यूज सेकेंड। तो चार्ज आ गया हमारे पास एम्पियर सेकेंड। तो अब आप मुझे बताओ क्या एम्पियर सेकेंड, एम्पियर भी इसमें आ रहा है और सेकेंड भी इसमें आ रहा है, तो एम्पियर सेकेंड आ रहा है, विच बेसिकली मीन्स व्हाट? विच बेसिकली मीन्स कि जो चार्ज है वो भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, यूनिट है, क्योंकि वो भी फंडामेंटल से ही मिलके बनी हुई है। तो वो तो मैं आपको बोल ही रहा हूं कि इन 7 को छोड़ के जितनी भी फॉर्मूले हैं इस दुनिया में, यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज हैं, वो सारे के सारी डिराइव्ड हैं, यानी कि वो इन 7 से ही मिलके बनी हुई हैं। ये बात आपको समझनी है। डन। अब अगर आगे बात करें तो हमारे पास एक और टॉपिक आता है, इसको डायमेंशंस बोलते हैं। अब अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। देखो एक ना सिंपल सी बात करेंगे, थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना। मान लेते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन हूं जो घर में बिजली का काम करता है, और आप सब को मेरे जैसा इलेक्ट्रीशियन बनना है। तो आप मेरे पास आए और कहते हैं कि सर हमें आपके जैसा इलेक्ट्रीशियन बनना है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको मेरे जैसा इलेक्ट्रीशियन बनना है तो कल ये सामान लेके आ जाना, एक प्लास ले आना, एक पेचकस ले आना, हथौड़ी ले आना, कुछ कीले ले आना, ड्रिल मशीन ले आना, और टेप ले आना, टेस्टर ले आना, अटैच में रख के ये ले आना। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब मैं आपको बोलूंगा कि आप ये सारा सामान कल मेरे पास लेके आ जाना, तो क्या आप में से कोई मुझसे पूछेगा कि ये सामान आप क्यों मंगवा रहे हो? तो 99% केसेस में आप लोग मुझसे नहीं पूछोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सामान अगर मैं मंगवा रहा हूं तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो होगा। आपको किसी को भी इस्तेमाल करना नहीं आता, बस मैंने आपको बोला है सामान ले आना। कितनी बार ऐसा होता है, हमारे घर में पूजा होती है तो पंडित जी एक लिस्ट देते हैं, हवन होता है तो पंडित जी एक लिस्ट देते हैं कि ये सारा सामान कल तक ला के रख देना। उसमें ऐसा सामान भी होता है कि यार बंदा कंफ्यूज रहता है, ये कहाँ यूज करेंगे। आम के पत्ते मंगाते हैं, अब तो चलो हमें पता है, लेकिन जब पहली बार हम लोगों के घर में हवन हुआ और उन पंडित जी ने आम के पत्ते मंगवाए, मैं सोच रहा था यार आम के पत्ते का क्या करेंगे वो, लेकिन बाद में समझ में आया ये करेंगे वो। चंदन की लकड़ी का क्या होगा, लकड़ी का क्या होगा, वो हवन सामग्री का क्या होगा। तो लेकिन जब उन्होंने अगले दिन उसको लाए और उसको इस्तेमाल किया तो हम समझ में आए ना। ऐसे ही हम लोग जब डायमेंशंस की पढ़ाई करते हैं तो सेम सिचुएशन क्रिएट होती है। बच्चों को लगता है यार डायमेंशंस क्या, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके क्या काम है। फिर हम लोग डायमेंशंस के इस्तेमाल करना जब शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे बाप रे बाप, अच्छा पंडित जी ने लकड़ी इसलिए मंगाई थी, अच्छा इलेक्ट्रीशियन सर ने हमसे ये प्लास पेचकस इसलिए मंगवाया था। हाँ, प्रॉब्लम कब है?
जब आप आम के पत्ते तो ले आओ, लेकिन पंडित जी उसको यूज ही ना करें। प्रॉब्लम कब है? जब मैं आपसे प्लास पेचकस तो मंगवा लूं, लेकिन 1 महीने तक आपकी अटैची खुलवाऊं ही ना। प्रॉब्लम कब है? जब आपको डायमेंशंस तो पढ़ा दे, लेकिन इसका इस्तेमाल ही ना करें। प्रॉब्लम वहां है। लेकिन सबसे पहले आप समझते हैं डायमेंशंस क्या है। जैसे हर एक चीज की यूनिट होती है ना, लेकिन यूनिट के साथ एक प्रॉब्लम होती है, यूनिट अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मास है, उसकी एसआई यूनिट माना किलोग्राम है, लेकिन मास को ग्राम, क्विंटल, मिलीग्राम इसमें भी नाप सकते हैं। टाइम की बहुत सारी यूनिट्स हैं, सेकेंड्स, मिनट्स, वीक, डेज, आवर्स, सेंचुरीज, मंथ्स, डेकेड्स। लेकिन डायमेंशंस के साथ ऐसा नहीं होता। यूनिट एक ही क्वांटिटी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन डायमेंशन के साथ ऐसा नहीं होता। हर एक क्वांटिटी का एक ही डायमेंशन होता है। तो बस ये फर्क है, यूनिट अलग अलग हो सकती है, जिसकी वजह से कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन डायमेंशन जो होते हैं वो एक क्वांटिटी के एक ही रहते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इसका करना क्या है ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी मत पूछो, जैसे कि पंडित जी से आप सामग्री के लिए नहीं पूछते हो। लेकिन अगर आपको मास के डायमेंशन लिखने हैं तो हम कैपिटल एम यूज करेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास केजी में है या मास ग्राम में है या मास किस में है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके जो डायमेंशन हम लोग यूज करेंगे वो एम यूज करेंगे। टाइम के लिए हम जो यूज करेंगे वो कैपिटल टी यूज करेंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम सेकंड में है या मिनट में है। ऐसे ही अगर हम करंट की बात कर रहे हैं तो अगेन हम आई यूज करेंगे, और अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो अगेन हम एल यूज करेंगे। कैपिटल है सारे के सारे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये सब इस्तेमाल ना के बराबर हो गए, पर अगर होंगे तो इनके डायमेंशन। लेकिन मेनली हमारा MLT पे हम लोग खेलने वाले हैं। कहीं पे भी मास दिख जाए, चाहे किसी भी यूनिट में हो, हम उसके डायमेंशंस को कैपिटल एम लेंगे। कहीं पे भी लेंथ दिख जाए, चाहे किसी में भी फॉर्म में हो, उसके लिए भी यूज मीटर। कहीं पे किसी भी फॉर्म में टाइम दिख जाए वो यूज कैपिटल टी। ये बात ध्यान रखिएगा। डन है? चलिए, डायमेंशंस की तो बात हो गई। अब इसके ऊपर सवाल कैसे आएंगे, धीरे धीरे करना शुरू करेंगे और हम लोग ग्रुप में बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अब ऐसा कहा जाता है कि 11th में जब हम एंटर करें तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आने चाहिए। और ये बात सही भी है, बिकॉज इसी चैप्टर में फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। कोई बात नहीं, कुछ के आपको आते होंगे, आपने बोल भी दिए होंगे, कुछ के नहीं आते होंगे, मैं आपको याद दिला दूंगा, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले स्पीड का जो फॉर्मूला, यहाँ स्पीड और वेलोसिटी, वैसे तो अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही बात मान के चलो। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आप सबको पता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो जाता है। अब ध्यान सुनना, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग स्पीड के डायमेंशंस निकालने जा रहे हैं। हम लोग स्पीड के डायमेंशंस निकालने जा रहे हैं। ये मैंने लिखा हुआ है स्पीड, लेकिन फिजिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है डायमेंशंस ऑफ स्पीड। ये लिखा हुआ है सिर्फ स्पीड, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, डायमेंशंस ऑफ स्पीड। ये लिखा हुआ है स्पीड, ये लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ स्पीड। ये बात ध्यान रखिएगा। तो डायमेंशंस ऑफ स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस के डायमेंशन, डिस्टेंस के डायमेंशन मतलब लंबाई, और लंबाई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल। डिस्टेंस मतलब लेंथ है ना, तो उसके लिए वी यूज एल, एंड टाइम के लिए वी यूज टी। अब टी अगर ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा LT-1। क्या आ जाएगा, LT-1। ठीक है जी। अब हमारी CBSE कहती है कि हमेशा हर एक आंसर को MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे M नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं M0 LT-1। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया तो मार्क्स कट जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूं, हमने ये स्पीड के डायमेंशंस निकाले। LT-1 पे काम हो गया था, लेकिन एक फॉर्मेट बना हुआ है कि हमें आंसर MLT की फॉर्म में छोड़ना है। तो M नहीं था तो हमने M की पावर 0 कर दिया। और करते हैं, समझ में आएगा। मोमेंटम, आई होप मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता हो। सॉरी, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू में वेलोसिटी। अब मोमेंटम के हम लोग डायमेंशंस निकालने जा रहे हैं, तो मास के डायमेंशंस और वेलोसिटी के डायमेंशंस। ठीक है जी। अब मास के डायमेंशंस क्या होते हैं बच्चों, तो मास के डायमेंशन के लिए कैपिटल M, और वेलोसिटी यानी स्पीड जो कि एक ही बात होती है डायमेंशन वाइज, उसके क्या आ गए LT-1। वेलोसिटी क्या आ गए थे पीछे LT-1। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा MLT-1। सिंपल है।
मोमेंटम के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, एम एल टी माइनस वन। डन है। इसके बाद आ गया काइनेटिक एनर्जी। आई होप इसका तो फॉर्मूला सबको ही आता होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस निकालने जा रहे हैं। तो हाफ जो कि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स के कोई डायमेंशन नहीं होते, खासकर जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे हाफ है, इसके कोई डायमेंशन, इसकी यूनिट ही नहीं है, तो क्या डायमेंशन होंगे तो हटा दो। अब m के लिए कैपिटल M यूज करेंगे मास के लिए, एंड वेलोसिटी के लिए जैसे कि अभी हमने पीछे लगाया एल टी माइनस वन, तो यहाँ पे भी एल टी माइनस वन, बस फर्क ये है कि उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा m l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस आ गए। डन है जी। इसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ही मानो, अभी एक ही बात है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो अब मैं निकालने जा रहा हूं एक्सेलरेशन के डायमेंशंस। तो एक्सेलरेशन को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया। अब वेलोसिटी के लिए वी यूज एल टी माइनस वन एंड टाइम के लिए वी यूज टी। तो क्योंकि वेलोसिटी तो एल टी माइनस वन ही था, है ना भाई। अब ये टी ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू। अब यहाँ पे m नहीं है तो m0 एल टी माइनस टू आ जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन के डायमेंशंस। डन है। अब आसान लगने लगा होगा, अब फ्लो में आगे हो गया आप। जैसे प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया तो गड़बड़ा गया सब कुछ, जीरो। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स निकाला है क्या हमने अभी तक, फोर्स निकाला है? तो ऐसा करते हैं पहले फोर्स निकाल लेते हैं ना, प्रेशर से पहले यहाँ पे हम फोर्स निकाल लेते हैं। चलो आओ, फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मैं निकालने जा रहा हूं फोर्स के डायमेंशंस, तो मास के डायमेंशन विच इज कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन अभी निकाले थे हमने एल टी माइनस टू। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू। ये हमारे पास फोर्स के क्या हो जाएंगे, डायमेंशन आ जाएंगे। डन है बच्चों। अब हमारे पास आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब मैं निकालने जा रहा हूं प्रेशर के डायमेंशंस। तो फोर्स के डायमेंशन हम लोगों ने पीछे निकाले क्या, एम एल टी माइनस टू। तो आ गया एम एल टी माइनस टू, और एरिया के लिए क्या आ गया, एल स्क्वायर। एरिया मतलब कि लेंथ का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। कोई भी एरिया आपको पता है उसकी यूनिट मीटर का स्क्वायर होती है, या सेंटीमीटर का स्क्वायर होती है, या किलोमीटर का स्क्वायर होती है, लेकिन वो यूनिट होती है। डायमेंशन हमेशा एल ही रहेंगे, तो एल स्क्वायर आ जाएगा। अब एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ जाएगा। एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ जाएगा। ये हो जाएगा प्रेशर के डायमेंशन, है ना। तो धीरे धीरे फ्लो में आप आ रहे होगे। डेंसिटी करेंगे, फिर हम कुछ आपको करने के लिए देंगे, फिर हम आंसर मैच करेंगे, बिकॉज वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम नया टॉपिक है। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला आई होप आपको पता ही हो, मास अपॉन में वॉल्यूम। चलो ठीक है। अब मैं निकालने जा रहा हूं डेंसिटी के डायमेंशंस, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। मास के लिए वी यूज कैपिटल एम। अब वॉल्यूम कैसे नापते हैं, किसी भी चीज की वॉल्यूम नापने के लिए वी यूज एल क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन लेंथ का क्यूब आएगा ना, तो यहाँ पे एल का क्या आ जाएगा, क्यूब। अभी ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम एल माइनस थ्री। अब यहाँ पे टी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, एम एल माइनस थ्री टी जीरो, क्योंकि आंसर एम एल टी की फॉर्म में छोड़ना, एक फॉर्मेट बना दिया बस, मतलब बात यही है। डेंसिटी आ गया। इसके बाद आ गया सरफेस टेंशन। ये आपके लिए एक नई चीज है, आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता और अभी इसका मतलब नहीं जानना है, सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन एक चीज होती है, अभी आप उसको छोड़ो, अभी आप फॉर्मूले पे ध्यान दो। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब मैं यहां पे सरफेस टेंशन के डायमेंशंस निकालने जा रहा हूं। तो फोर्स के डायमेंशन हमने अभी पीछे निकाले थे, एम एल टी माइनस टू। कहां गया भाई, फोर्स कहां है, वो रहा एम एल टी माइनस टू, है ना, याद हो जाएंगे धीरे धीरे, एम एल टी माइनस टू। और लेंथ के लिए वी यूज एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो एम टी माइनस टू आ जाएगा। अब टी नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम एल जीरो, सॉरी एल नहीं है, टी तो है, एम एल जीरो टी माइनस टू आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम एल जीरो
t-2। डन है। चलिए, इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे आप एक नई बात भी सीखोगे। हम 10th क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ के आए हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पहली बात तो फॉर्मूला लिख दे इसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला शायद आपको याद हो, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। लाइट चैप्टर में पढ़ा है आपने। अब मैं निकालने जा रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायमेंशंस। तो स्पीड यानी कि वेलोसिटी के डायमेंशन पीछे भी LT-1 निकाले थे, नहीं याद हो तो मैं दिखा दूं आपको। क्या आया था? LT-1। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या पुट कर देंगे, ऊपर आ गया LT-1, नीचे भी आ गया, क्योंकि यार वेलोसिटी तो वेलोसिटी है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है फर्स्ट मीडियम की बात हो रही है सेकंड मीडियम की बात हो रही है। तो क्या आ गया, LT-1 ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया LT-1, दोनों वेलोसिटी ही हैं। अच्छा, अब अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? आंसर है कुछ भी नहीं बचा। अब कुछ भी नहीं बचा तो इसको हम या तो M0 L0 T0 लिखेंगे, या फिर हम इसको खाली स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन इसको और इसको एक ही बात है। ये दोनों का मतलब है कि इसके कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट, जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी उसके कोई डायमेंशन भी नहीं होंगे। यार ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी, तो कैंसिल हो गया ना। तो क्या यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई डायमेंशन नहीं होते। ऐसी और भी क्वांटिटीज हैं जो मैं आपको अभी दूंगा, आप करोगे भी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनमें से एक है, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद चार्ज। अब चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मैंने आपको आज ही बताया है, करंट इनटू में टाइम। अब मैं चार्ज के डायमेंशंस निकालने जा रहा हूं। तो चार्ज के डायमेंशन निकालने के लिए करंट के जो डायमेंशन होते हैं, जो कि I होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कई किताबें A भी यूज करते हैं, तो हम दोनों यूज कर सकते हैं I और A, बट I रहना बेहतर है। और टाइम के लिए भी यूज T। तो ये तो हमारे पास आ गया TI, लेकिन यहाँ पे M तो है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, M0 L0 TI, क्योंकि हमें एट लीस्ट MLT की फॉर्म में तो आंसर छोड़ना ही है। डन है। तो ये मेरे हिसाब से हमारे पास डायमेंशंस हो गए। अब डायमेंशंस जो हैं उनको हम क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको बताया, हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए पहले डायमेंशन निकाले हमने। अब कुछ डायमेंशन ऐसा करते हैं, आप लोग करोगे और फिर हम इसके आंसर क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमने इन सबके डायमेंशंस आपको करवा दिए हैं। अब आप ऐसा कर सकते हो, वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कर लो। कारण बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब आपको मैं अभी डायमेंशंस करने के लिए दूंगा तो हो सकता है आपको इन सब की जरूरत पड़े, तो आपके सामने लिखे हुए होने चाहिए, है ना। नहीं तो अगर आपको याद ही है पहले से ही तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और धीरे धीरे हर एक स्लाइड को आगे बढ़ाओ और इनको पहले कहीं लिख लो, क्योंकि आगे जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं उनमें इनकी जरूरत है। तो इसलिए बेहतर है कि पहले आप इन्हें लिख लो। डन है, ठीक है जी। चलो, आई होप लिख लिए होंगे। अब मैं कुछ क्वांटिटीज दे रहा हूं आपको, इनके डायमेंशंस निकालने हैं। मैं इनके अभी फॉर्मूले भी लिख दूंगा, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों को भी इनके फॉर्मूले हो सकता है याद ना हो या माइंड से स्किप हो रहे हो, ठीक है जी। जैसे कि वर्क, जो कि होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, पावर जो कि होता है वर्क अपॉन में टाइम, और तीसरा पोटेंशियल यानी वोल्टेज, जो कि होता है वर्क अपॉन में चार्ज। तो कहने का मतलब है कि ये तीन चीजें हैं जिनको आपको करना है, पीछे वालों की जरूरत पड़ सकती है, और मैं आपको हर एक के लिए आप कह सकते हो 1 मिनट तो बहुत होगा ना, ज्यादा हो गया, 2 मिनट टोटल देता हूं। प्लीज देखो, ईमानदारी वाली बात है, कारण यही है, हम ऑफलाइन में भी ऐसे ही करते हैं, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, क्योंकि एकदम नया ब्रांड न्यू टॉपिक है। अब ABCD सीखते हैं तो होमवर्क हमेशा मिलता ही है भाई, कि घर जाके ABCD लिखो ही लिखो, अदरवाइज आप जब तक हाथ से लिखोगे ABCD आएगी नहीं, ABCD है भाई, समझ जाओ आप। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप इसको ईमानदारी से करो, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। ये है हमारे पास 3, जल्दी से इन्हें करेंगे फिर आगे बात करेंगे, खटाक से, जल्दी से।
हाँ भाई, आई होप हो गए हो वैसे तो अभी तक, है ना। बेसिक चीजें पिछले वाले से रिलेटेड है, ठीक है, डन है, ठीक है। तो आई होप ये तीनों हो गए हो। अभी भी नहीं हुए हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप वीडियो फिर पॉज कर दो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, लेकिन आपको ये करने के बाद या तो आपने हार मान ली या तो आपने कर लियो, ठीक है, उसके बाद आप इसे चेक करिएगा। चलो अब जैसे वर्क है, तो वर्क के मुझे अगर डायमेंशन निकालने, अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फोर्स के डायमेंशन पीछे भी निकाले थे MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी कि लेंथ के लिए वी यूज L, तो क्या आ गया हमारे पास ML2T-2। ये हमारे पास वर्क के डायमेंशन आ गए। अगर सही है तो नीचे लाइव चैट पे या कमेंट सेक्शन पे थम्स अप 1 ऐसे लिख दो, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कितना ने ईमानदारी से लगा। थम्स अप, आगे 1, डन। पावर के लिए बात करते हैं बच्चों। अब मैं यहाँ पे पावर के डायमेंशन अगर निकालूं तो अगेन ऊपर तो वर्क के डायमेंशन ही आ जाएंगे विच इज ML2T-2, और नीचे टाइम के डायमेंशन आ जाएंगे विच इज T। बोलो अब अगर ये T ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ML2T-3 आ जाएगा, ML2T-3 आ जाएगा। कसम है झूठ नहीं, थम्स अप 2 लिख दो कमेंट सेक्शन पे अगर ये भी सही है तो। झूठ ही कर, देखो भाई साहब, कोई क्रॉस नहीं, कोई क्रंची नहीं, झूठ नहीं बोलोगे, कसम है सबको, डन है। चलो अब बात करते हैं वोल्टेज की। अब वोल्टेज जो होता है उसके अगर मैं डायमेंशन निकालने जाऊं तो वर्क के डायमेंशन में ऊपर निकाल चुका हूं विच इज ML2T-2, और चार्ज के पीछे निकाले थे AT, पीछे मतलब सॉरी साइड में ही है, IT या AT, ठीक है ना, TI कह देते हैं अभी के लिए, तो TI आ गया। अब अगर ये I और T ऊपर जाएंगे तो M तो ऊपर ही रहेगा, L2 भी ऊपर रहेगा, T हो जाएगा -3 और I हो जाएगा हमारे पास -1, तो ML2T-3 और I-1, ये हमारे पास इसके ये पेन घुमाने की आदत जाएगी नहीं मेरी, ये हमारे पास डायमेंशंस आ जाएंगे ML2T-3 I-1, डन है। तो ये हमारे पावर थम्स अप 3 अगर ये भी सही है तो। अब अगर देखो बेटा, अगर आपके तीनों गलत हैं तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आज ये पहला दिन है, हम पहले दिन में ABCD कैसे टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं ना, वही वाली बात है। लेकिन हाँ, अगर ये एक हफ्ते के बाद यानी तीसरे लेक्चर के बाद भी गलत हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। आज तो पहला लेक्चर है, अगर तीसरे लेक्चर के बाद भी गलत हो रहे हैं तो वहां पे कंसर्न वाली बात है, तो प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो आई होप आप इसको ढंग से नोट करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो ये क्वांटिटी की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि डायमेंशनलेस थी, मैं कुछ और क्वांटिटीज आपको दे रहा हूँ जो डायमेंशनलेस है, आपको घर पे चेक करनी है कि डायमेंशनलेस है कि नहीं है। मैं इनके फॉर्मूले भी लिख दूंगा, जैसे कि पहली है रिलेटिव डेंसिटी, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। आई होप आपको फॉर्मूला पता हो। इसके भी डायमेंशंस आप निकालोगे तो डायमेंशनलेस आएंगे, या फिर साइन थीटा या कोई भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबके सब डायमेंशनलेस होते हैं, बिकॉज वो हाइट अपॉन में मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट है। अब दोनों ही बेसिकली क्या है, लेंथ और लेंथ, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं आपको एक क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसी के टर्म में हो गया, है ना, साइन थीटा। मास परसेंटेज की अगर बात करें तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला अगर आपको पता हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो आप समझ सकते हैं, तो डायमेंशन चले जाएंगे। तो यहां हमने आज बेसिक जो बड़ी बात की वो बात की कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, और डायमेंशंस में हमें यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल क्या है, डिराइव क्या है। लेकिन मैं आपको ये बता चुका हूं कि डायमेंशंस के जो फायदे हैं, मतलब हम ये क्यों कर रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा अगले लेक्चर से। हमारे पास 3 फायदे हैं, या एक्चुअली 3 फायदे जो हमें 11th में पढ़ने हैं डायमेंशंस के। डायमेंशंस निकालने के 3 फायदे होते हैं, वो फायदे हमें अगली क्लास से शुरू करने हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम ये ऐसे बेकार में नहीं कर रहे हैं, इसको हम किसी काम से कर रहे हैं, ठीक है।
बस आप लोग जुड़े रहिए, मजा आने वाला है 11th की पढ़ाई में। आगे जाके धीरे धीरे 11th एक ऐसी क्लास है जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कराता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा डेप्थ वाली क्लास यहीं से शुरू हो जाती है हमारी। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, और ध्यान रखिएगा एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 11th का खेल ही यही है, एक लेक्चर मिस किया अगले पे आए सीधा उसके बाद, तो पिछला वाला अगर नहीं किया है तो अगला समझ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।